वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 10 इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन 2 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्पेसिफिक डिडक्शन के साथ। स्पेसिफिक डिडक्शन के बारे में हमने प्रीवियस यूनिट 9 में भी पढ़ा था। डिडक्शन का पर्पस ये होता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करना। टैक्स लायबिलिटी को कम करने का मतलब क्या होता है, जितनी आपकी बिजनेस इनकम है उसमें से आप डिडक्शन माइनस करके आप अपना टैक्सेशन कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बिजनेस इनकम 20 लाख रुपए है और आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता, तो आपको 20 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको डिडक्शन मिल रहा है, समझ लीजिए 5 लाख का, तो आप 20 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे तो आपको 15 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। यही फ़ायदा होता है डिडक्शन का। डिडक्शन क्या करता है, हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। और आज हम यही पढ़ेंगे कि बिजनेस इनकम में हम स्पेसिफिक डिडक्शन का फ़ायदा उठाकर कैसे हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है या स्पेसिफिक डिडक्शन आता है टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट, रबर डेवलपमेंट अकाउंट, सेक्शन 33A(b). अगर आपने टी डेवलपमेंट अकाउंट खुलवा रखा है, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट खुलवा रखा है, रबर डेवलपमेंट अकाउंट खुलवा रखा है, तो आप एक डिडक्शन पा सकते हैं अपनी बिजनेस इनकम पे। पर इस डिडक्शन को पाने के लिए आपको कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। मतलब कुछ कायदे कानून को मानते हुए आप अपनी इस डिडक्शन को अवेल कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, आपका बिजनेस जो है टी, कॉफ़ी और रबड़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब आपका बिजनेस क्या है, टी उगाने का या मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है, कॉफ़ी उगाने या मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है, या रबड़ को उगाने का या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है, तो आप इस डिडक्शन को अवेल कर सकते हैं। और आपका बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। ठीक है। सेकंड कंडीशन आती है कि आपको अपनी बिजनेस इनकम में से कुछ पैसा जो है नाबार्ड बैंक के साथ स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट करवा कर रखना पड़ेगा। नाबार्ड बैंक क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको वहाँ पे एक स्पेशल अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अपनी बिजनेस इनकम में से कुछ परसेंट पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी स्कीम में आप पैसा डिपॉजिट करेंगे जिसको टी, कॉफ़ी और रबड़ बोर्ड ने अप्रूव कर रखा हो। बात समझ में आ रही है। और ये डिपॉजिट क्या है, ये डिपॉजिट है कि आप अपने बिजनेस में से कुछ परसेंट जो है किसी स्कीम में डालते हो या फिर नाबार्ड बैंक में स्पेशल अकाउंट खुलवाकर उसमें पैसा डिपॉजिट करवाते हो, इस पर्पस के साथ कि आप अपने बिजनेस को डेवलप करोगे। अपने टी बिजनेस को, कॉफ़ी बिजनेस को और रबड़ बिजनेस को डेवलप करने के लिए आप ये अलग से पैसा डिपॉजिट करके रख रहे हो। ये कंडीशन भी फुलफ़िल करनी है। ठीक है। थर्ड कंडीशन ये है कि जो ये आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो नाबार्ड बैंक के साथ या फिर ऐसी कोई भी स्कीम के साथ जो कि टी, कॉफ़ी और रबड़ बोर्ड अप्रूव करती है, आपको ये पैसा प्रीवियस ईयर ख़त्म होने के बाद आपको 6 महीने का वक्त दिया जाता है इस पैसे को डिपॉजिट करवाने का। मैंने क्या बोला, ये जो आपको पैसा डिपॉजिट करना है, आपको प्रीवियस ईयर ख़त्म होने के बाद 6 महीने मिलते हैं, उसके अंदर अंदर आपको ये पैसा डिपॉजिट करना है। या फिर एक और कंडीशन है, और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ड्यू डेट होती है इनकम टैक्स पे करने की, इनकम टैक्स पे करने की, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो उससे पहले, ठीक है, विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस तक आपको अपना पैसा डिपॉजिट करवा देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर 2020-2021 है। 2021 का मतलब क्या होता है, 31 मार्च 2021। आपको 6 महीने का वक्त दे दिया जाएगा, इसमें ऐड कर दो 6 महीने का वक्त। मैंने आपको क्या बोला था, प्रीवियस ईयर के एंड होने के बाद 6 महीने मिलते हैं आपको पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए। तो अगर हमारा प्रीवियस ईयर 2020 से लेके 2021 तक है, तो आपको अगर मैं 6 महीने देती हूँ आपको पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए, तो आपको कितना वक्त मिल रहा है, 30 सितंबर 2021। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, समझ लीजिए कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2021 है। 31 जुलाई 2021 आपकी इनकम टैक्स फाइल करने की ड्यू डेट है, मतलब आखिरी तारीख है। तो इन दोनों में से जो डेट पहले होगी
आपको उस तक अपना पैसा डिपॉजिट करवा देना है नाबार्ड बैंक के साथ, या फिर कोई भी ऐसी स्कीम में आपने डिपॉजिट करते हो जिसे टी, कॉफ़ी या रबर बोर्ड ने अप्रूव कर रखा है। और इस केस में इन दोनों डेट में से पहली डेट कौन सी होती है? 30 सितंबर 2021 और 31 जुलाई 2021 में से कौन सी डेट पहले आती है? 31 जुलाई 2021 पहले आती है। तो इस डेट तक आपको अपना पैसा डिपॉजिट करवा देना है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन ये है कि आपके अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट हुए होने चाहिए। मतलब जो आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसको आपको ऑडिट करवाना है सीए से, ठीक है। अगर आप इन चारों कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं तभी आप डिडक्शन का फ़ायदा उठा पाएंगे। और अब आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी ये भी देख लेते हैं। आपको डिडक्शन मिलेगी कितनी? आपने स्कीम के अंदर कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया, आपने स्कीम के अंदर कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया, और 40% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज़ लेस। समझ में आ गया? आपने कितना अमाउंट स्कीम के अंदर डिपॉजिट करवाया और 40% ऑफ योर प्रॉफिट विच एवर इज़ लेस, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतनी आपको डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया 10 लाख रुपए, ठीक है, और प्रॉफिट का 40% निकाल के हमारा आता है, समझ लीजिए 40 लाख, ठीक है। तो आपको डिडक्शन केवल 10 लाख की ही मिलेगी, ठीक है। प्रॉफिट में एक बात का ध्यान रखना है, ये जो हम 40% ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉफिट की डेफिनेशन है। आप प्रॉफिट के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का एडजस्टमेंट किए बिना ही प्रॉफिट को कंसिडर करना, ठीक है। बिना एडजस्ट किए, ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का एडजस्टमेंट किए बिना ही अपने प्रॉफिट को कंसिडर करना, ठीक है। डेप्रिसिएशन आप डिडक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डेप्रिसिएशन है तो आप उसको अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर सकते हैं, अपनी बिजनेस इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं। पर जो आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अंडर सेक्शन 72 में आपको जो सुविधा मिलती है एडजस्ट करने की, वो आप नहीं कर सकते हैं। उससे पहले आप प्रॉफिट का 40% निकालना। आई होप आपको ये वाला स्पेसिफिक डिडक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिडक्शन आती है साइट रिकंस्ट्रक्शन फंड सेक्शन 33 ABA, ठीक है। इसमें भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करनी है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि आपका बिजनेस जो है पेट्रोलियम की प्रोडक्शन या फिर एक्सट्रैक्शन, मतलब आप पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, या फिर आप उसको प्रोड्यूस करते हो पेट्रोलियम को या फिर नेचुरल गैस को, या फिर दोनों को। अगर आपका बिज़नेस इससे संबंधित है और आप ये बिज़नेस इंडिया में करते हो तो आप ये डिडक्शन ले सकते हो। ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 है, आपका एक अग्रीमेंट होगा, ये बिज़नेस करने के लिए आपका एक अग्रीमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। सेकेंड नंबर कंडीशन ये है, ठीक है, आपका अग्रीमेंट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। थर्ड इज़, आपने SBI के एक स्पेशल अकाउंट खुलवा रखा है। आपने SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक स्पेशल अकाउंट खुलवा रखा है ऐसी स्कीम में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जैसे अप्रूव करती हो। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा एक स्कीम बनाई गई है, और उस स्कीम के अंतर्गत आपने SBI में एक अकाउंट खुलवा रखा है, स्पेशल अकाउंट खुलवा रखा है, और उस स्कीम के अंतर्गत आप पैसा डिपॉजिट करते हो। मतलब अपनी बिजनेस इनकम में से कुछ % निकाल कर इस स्कीम में आप डाल के रखते हो, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। या तो फिर आप SBI के साथ अकाउंट खुलवाओ, या फिर आप किसी और अकाउंट, उस अकाउंट को हम बोलते हैं साइट रिस्टोरेशन अकाउंट। अगर आपने कोई साइट रिस्टोरेशन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाते हो और उस स्कीम में जो कि अप्रूव्ड होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसी स्कीम में पैसा डिपॉजिट करते हो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा वो स्कीम अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर आप उसमें पैसा डिपॉजिट करवाते हो तो आप ये स्पेसिफिक डिडक्शन ले सकते हो। फोर्थ कंडीशन क्या है, आप जो अकाउंट्स मेंटेन करते हो वो ऑडिट होने चाहिए CA के द्वारा, ठीक है। अगर आप ये चारों कंडीशन फुलफिल कर लेते हो तभी आप इस डिडक्शन का फ़ायदा उठा पाओगे अंडर सेक्शन 33 ABA। समझ में आ गया? अब आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी या कितनी छूट मिलेगी, कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया स्कीम में, और 20% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज़ लेस, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतनी डिडक्शन आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कीम में 5 लाख रुपए डाले, ठीक है, और अगर मैं आपके प्रॉफिट का 20% निकालती हूँ, समझ लीजिए वो आता है 12 लाख, ठीक है, तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? केवल 5 लाख मिलेगा, क्योंकि 5 लाख और 12 लाख में से कम कितना होता है? 5 लाख होता है, इसीलिए आपको डिडक्शन 5 लाख मिलेगा।
अब ये जो मैंने यहाँ पे आपको बोला है 20% ऑफ प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में आप एक चीज़ कंसीडर मत करना, वो है एडजस्टमेंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 72, मतलब सेक्शन 72 के अंतर्गत जो आपको एक सुविधा मिलती है अपने लॉस को एडजस्ट करने की, वो आप इसमें कंसीडर मत करना प्रॉफिट में। उसको एडजस्ट करने से पहले जो आपका प्रॉफिट होता है उसका 20% निकालना है। आई होप आपको सेकेंड स्पेसिफिक डिडक्शन भी समझ में आ गई। अब थर्ड डिडक्शन पे चलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35। सेक्शन 35 बताता है कि जो आप साइंटिफिक रिसर्च करवाते हैं उस पे जो आप खर्चा करते हैं उस पे भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। पर इसमें दो केसेस हैं। पहला केस है कि अगर आप ये साइंटिफिक रिसर्च खुद ही कंडक्ट करते हैं, मतलब आपने खुद ही ये साइंटिफिक रिसर्च करी, ठीक है, या किसी से करवाई नहीं, खुद ही करी, अपनी कंपनी में खुद कर ली, जैसे हम इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च भी कहते हैं, मतलब आप किसी से करवा नहीं रहे हो, आप खुद ही कर रहे हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये आती है कि आप साइंटिफिक रिसर्च खुद नहीं कर रहे, आप किसी बाहर की किसी एजेंसी को आपने हायर किया है, वो आपके लिए करके दे रही है वो रिसर्च, ठीक है। आप केवल पेमेंट करते हो, आप केवल पेमेंट करते हो। पहला केस क्या था, इसमें आप खुद साइंटिफिक रिसर्च करते हो, उसे हम इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। सेकंड केस भी ये कहता है, या फिर सेकंड केस ये है कि आप केवल पेमेंट करते हो किसी बाहर की एजेंसी को और वो आपके लिए साइंटिफिक रिसर्च करके देती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आप खर्चा कर रहे हो अपनी साइंटिफिक रिसर्च पे, तो आप कितना डिडक्शन लेते हो। सबसे पहले हम ए कैटेगरी की डिडक्शन के बारे में बात करेंगे, मतलब कि इन हाउस रिसर्च की, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च की, मतलब कि आप रिसर्च जो है खुद करते हो, किसी से करवाते नहीं हो। तो आप डिडक्शन कैसे ले सकते हो, आपको दो प्रकार की डिडक्शन मिल सकती है। टू डिडक्शन कैन बी क्लेम, पहली आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो करते हो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, तो उसका डिडक्शन ले सकते हो। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उस पर आप डिडक्शन ले सकते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि जो हमें बार बार खर्चा करना पड़ता है और जिसका फ़ायदा जो है हमें खर्चा जो करते हो और वो फ़ायदा बहुत थोड़े समय के लिए, एक साल में ही उसका फ़ायदा मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमें लंबे समय तक फ़ायदा देता है। आपने एक बार खर्चा किया और वो लंबे समय तक फ़ायदा करेगा, आप वो बार बार खर्चा नहीं करते हो। तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आई होप पता होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जिस पे आप डिडक्शन ले सकते हो। आपने प्रीवियस ईयर में, हम सारा इनकम टैक्स में कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड करते हैं जैसा आप जानते हो। प्रीवियस ईयर में जितना भी आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, मतलब जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस बियर करे हैं, आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 15, 12, 20 से आपने अपना साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू किया, 15, 12, 20 से आपने साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू किया है, तो 15, 12, 20 के को या फिर 15, 12, 20 के बाद जितने भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे आप डिडक्शन ले सकते हो, अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो, ठीक है। साथ में आपको एक और डिडक्शन मिलेगी। एक और डिडक्शन क्या मिलेगी, आप अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले, आपने अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले जो 3 साल तक खर्चा किया, मैंने क्या बोला, प्रीवियस ईयर से पहले 3 साल में जितना भी आपने खर्चा किया है और वो रेवेन्यू नेचर का था, वो रेवेन्यू नेचर का था, तो आप उस पर भी डिडक्शन ले सकते हो प्रीवियस ईयर में, केवल प्रीवियस ईयर में जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर दोगे। अभी एग्जांपल से समझाऊंगी तब समझ में आ जाएगा। और जैसे कि आपने बिज़नेस शुरू करने से पहले अपनी किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी हो या फिर आपने कोई मटीरियल परचेज़ किया हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 15, 12, 2020 को 15 दिसंबर 2020 को आप अपना बिज़नेस शुरू करते हो, ठीक है। लेकिन आपने 15, 12, 2017 से लेके 14, 12, 2020 तक जो खर्चे किए इन 3 सालों में बिज़नेस शुरू होने से पहले, बिज़नेस तो आपने 15 दिसंबर 2020 को किया है, इससे पहले जो आपने 3 साल खर्चे करे हैं और वो रेवेन्यू नेचर के हैं, तो आप इसका डिडक्शन प्रीवियस ईयर 2020, 2021 के अंतर्गत ले सकते हो। समझ में आ गया। तो आपको दो प्रकार की डिडक्शन मिल रही है, एक तो जो नॉर्मल आपको मिल रही है, कोई भी आप जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, एक तो ये आपको मिल रही है। दूसरी डिडक्शन ये मिल रही है कि बिजनेस शुरू करने से पहले 3 साल तक अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था, उसका डिडक्शन आप प्रीवियस ईयर में ले सकते हो, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे चलते हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था तो आप उस पर डिडक्शन ले सकते हो प्रीवियस ईयर में जो खर्चा किया, कैपिटल नेचर का था, ठीक है। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर आप लैंड को एक्वायर करने के लिए खर्चा करते हो, मतलब लैंड खरीदने के लिए जो आपने खर्चा किया है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। मैंने क्या बोला? लैंड को एक्वायर करने के लिए जो आप खर्चा करते हो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, बाकी टाइप के कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आपको डिडक्शन एक और यहाँ पे मिलती है कि बिजनेस शुरू करने से पहले, जो मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, सिमिलरली यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी है। बिजनेस शुरू करने से पहले 3 साल, मतलब कि बिजनेस जब शुरू किया उससे 3 साल पहले आपने यदि कोई खर्चा किया था और वो कैपिटल एक्सपेंसेस से रिलेटेड था तो आप उसका डिडक्शन जो है उस प्रीवियस ईयर में लोगे जिस प्रीवियस ईयर में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने क्या बोला? फिर से बोल रही हूँ, आपने बिजनेस शुरू करने से पहले 3 साल में, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया उससे पहले जो 3 साल में आपने जितना भी कैपिटल एक्सपेंसेस करे थे, आपने ऐसे खर्चे किए जो कैपिटल नेचर के थे, उस पर आप डिडक्शन ले सकते हो। डिडक्शन कौन से ईयर में लोगे? उस प्रीवियस ईयर में लोगे जिस प्रीवियस ईयर में आपने अपना बिजनेस शुरू किया है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने वही सेम एग्जाम्पल लिया है। आपने 15 दिसंबर 2020 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। इससे पहले जो 3 साल कितने होते हैं? 3 साल कितना होगा उसका कैलकुलेशन? 15 दिसंबर 2017 से लेके 14/12/2020 तक, ये 3 साल होते हैं जो कि हमारे बिजनेस शुरू होने से पहले हैं। अगर आप इस पीरियड में आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया या कैपिटल एक्सपेंस किया है, ऐसा खर्चा जो कैपिटल नेचर का था, इसका डिडक्शन आप इस प्रीवियस ईयर में ले सकते हो 2020 से लेके 2021 तक। मैं इसी प्रीवियस ईयर में क्यों ले रही हूँ? क्योंकि आपका बिजनेस 15/12/2020 में शुरू हुआ था, जो कि इस प्रीवियस ईयर के अंदर आता है 2020 से लेके 2021। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। मतलब क्या है कि जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने एसेट खरीदी थी, आपने उसको बेच दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला? साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कोई एसेट खरीदी थी, आपने उस एसेट को बेच दिया, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देखते हैं। इसमें भी 2 केसेस हैं। पहला केस है कि सोल्ड विदाउट यूज़ फॉर अदर पर्पसेस। इसका मतलब क्या है कि आपने जो एसेट खरीदी थी अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए, आपने केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए उस एसेट का इस्तेमाल किया और किसी भी चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया और उसको आपने बेच दिया, ठीक है। अब जो आप अगर किसी एसेट को बेच रहे हो, अगर आपने किसी एसेट को बेचा है तो उस एसेट को तो आपको एक इनकम तो हुई है ना। तो अब हम इसी चीज़ में इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि अगर आप अपनी एसेट को बेच देते हो जो कि आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही इस्तेमाल की, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं की, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको बिजनेस इनकम होगी अपनी एसेट को बेचने पर। आप अपनी एसेट बेच रहे हो, आपको बिजनेस इनकम होगी। बिजनेस इनकम कितनी होगी आपको एसेट को बेचने के लिए? इसका एक रूल है जो आपको समझना है। आपने अपनी एसेट को कितने प्राइस में बेचा, आपने अपनी एसेट को कितने प्राइस में बेचा, और कॉस्ट ऑफ एसेट अर्लियर अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। सेक्शन 35 जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, उस सेक्शन के अंतर्गत आपको इस एसेट पर कितना रिडक्शन मिला था। मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट, पूरी कॉस्ट पर हमें डिडक्शन मिलता है, मतलब जितनी की एसेट आपने खरीदी थी पूरी कॉस्ट पे ही डिडक्शन मिलता है आपको सेक्शन 35 के अंतर्गत। इन दोनों में से जो कम होगा उतनी आपकी बिजनेस इनकम कहलाएगी और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये एक तरह से इनकम हुआ ना, आपने अपनी एसेट को बेच दिया, ठीक है। सेकंड केस आता है कैपिटल गेन होना। देखिए कभी कभार होता है कि आपकी एसेट जो है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा बिक जाती है। मतलब आपका 10 लाख रुपए की एसेट थी, ठीक है, वो 15 लाख रुपए में बिक गई, तो आपको कैपिटल गेन हुआ। इसी को हम कैपिटल गेन कहते हैं कि मतलब आपने कोई एसेट खरीदी थी, कम पैसे में खरीदी और वो बिक गई उससे ज़्यादा अमाउंट में, तो हम इसको कैपिटल गेन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेल ऑफ एसेट माइनस ओरिजिनल कॉस्ट, इसी को ही हम कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, अगर आपने एसेट का इस्तेमाल
36 मंथ से कम किया, 36 मंथ से कम किया है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर आपने अपनी एसेट का इस्तेमाल 36 मंथ से ज़्यादा किया है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, बेहतर तभी समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, आपकी एक एसेट की वैल्यू थी 15 लाख रुपए की, जो कि आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदी थी, और केवल आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही इसे यूज़ किया, किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया। इस एसेट को आपने 34 मंथ्स के लिए इस्तेमाल किया, आपने इसको बेच दिया 12 लाख रुपए में प्रीवियस ईयर 2020-2021 में, ठीक है। तो अब हम इससे बिजनेस इनकम कैसे निकालेंगे? बिजनेस इनकम कैसे निकालोगे? 12 लाख, मैंने क्या बताया था, नेट सेल वैल्यू कितनी है आपके प्राइस की, आपने कितने रुपए में बेचा, आपने उसको 12 लाख रुपए में बेचा, और कॉस्ट ऑफ एसेट जिसका आपने डिडक्शन लिया था सेक्शन 35 में, कितनी थी कॉस्ट ऑफ एसेट? 15 लाख रुपए की खरीदी थी, तो 15 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम होगा, 12 लाख और 15 लाख में से क्या होता है कम? 12 लाख होता है, तो इतनी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस केस में आपको कैपिटल गेन होता है या नहीं होता वो देख लेते हैं। आपको इस केस में कैपिटल गेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी कॉस्ट सेल प्राइस से ज़्यादा है। आपकी एसेट 15 लाख रुपए की थी, ठीक है, आपकी एसेट जो थी 15 लाख रुपए की थी, आपने 12 लाख रुपए में बेचा, तो आपको कैपिटल गेन तो हुआ ही नहीं, और कैपिटल लॉस का यहाँ पे हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। आपको कोई कैपिटल गेन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट ज़्यादा है, 15 लाख है, और आपने उसे 12 लाख रुपए में बेचा है, तो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ। आपको यहाँ पे केवल बिजनेस इनकम ही हुई है, ठीक है। अब सेकंड केस देख लेते हैं इसमें, जिसमें आपको कैपिटल गेन होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों। समझ लीजिए, वही क्वेश्चन है, आपकी एसेट की वैल्यू है 15 लाख रुपए, आपने उसे 34 मंथ्स के लिए यूज़ किया है, आपने उसको बेच दिया 17 लाख रुपए में प्रीवियस ईयर 2020-2021 में, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे आपको बिजनेस इनकम कितनी होती है। सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें बिजनेस इनकम कितनी हुई प्रीवियस ईयर में। बिजनेस इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? आपने कितने में बेचा, मैंने लिख दिया 17 लाख रुपए में बेचा, और फिर पूछता है कि कॉस्ट प्राइस कितना था एसेट का। एसेट का कॉस्ट प्राइस कितना था? एसेट की कॉस्ट कितनी थी, कितने में खरीदी थी? 15 लाख में खरीदी थी, 15 लाख लिख दिया। इन दोनों में से कम कौन सा हुआ? 15 लाख। ये आपकी बिजनेस इनकम कहलाएगी, आपको इस पर टैक्स देना होगा, ठीक है, या फिर अपनी जो बिजनेस इनकम में आप इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। अब इस केस में आपको कैपिटल गेन हो रहा है, इस केस में आपको कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बेची 17 लाख की है, आपने अपनी एसेट को 17 लाख रुपए में बेचा है, और उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए की थी, ठीक है। आपकी कॉस्ट जो थी 15 लाख की थी, आपने बेचा 17 लाख में, तो आपको 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ। अब हमें ये देखना है कि ये कैपिटल गेन जो है शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर 36 महीने से कम इस्तेमाल करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपने 34 मंथ्स के लिए यूज़ किया है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है इसी पे ही, जो हम अपनी एसेट को बेच देते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जो हमने इस्तेमाल किया था, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, और उस केस में हमने इंडेक्स कॉस्ट निकाला है। जैसे हम इंडेक्सेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं, वो मैंने इसमें नहीं समझाया। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, अगर आपने इस एसेट को 36 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल किया होता तो वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता। उसका कैलकुलेशन ऐसा नहीं होता जैसा हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। उसमें हमें इंडेक्सेशन का कंसेप्ट अप्लाई करना होता है, वो हम कैपिटल गेन के चैप्टर में ही समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, एक और बात मैं बता दूँ कि ये जो बिजनेस इनकम हो रही है, ये आप प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत कंसिडर करोगे, और ये जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर कंसिडर करोगे, जिसका चैप्टर अलग है जो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। केस नंबर 2 आता है, आपने कोई एसेट खरीदी थी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, पर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपने उसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए भी कर लिया, किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ कर लिया। तो इस केस में अगर आप अपनी एसेट बेच देते हो, तब हमें कैसे ट्रीट करना होता है उसको, वो देख लेते हैं।
मैंने क्या बोला, केस 1 तो ये था कि आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट खरीदी थी और केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही उस एसेट का इस्तेमाल किया। केस 2 ये बोलता है कि आपने एसेट खरीदी, आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो इस्तेमाल करी पर आपने दूसरे पर्पसेस के लिए भी करी। तो इस केस में अगर आप अपनी उस एसेट को बेच देते हो तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए भी एक फॉर्मेट है जो आपको समझना है, फॉर्मेट या मतलब एक रूल है वो समझना है। सबसे पहले आता है ब्लॉक ऑफ एसेट, मतलब जो एसेट आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदी थी आपको उसे किसी ब्लॉक में डालना होगा। किस ब्लॉक में डालोगे, जिस ब्लॉक से वो रिलेटेड है उसमें आप ऐड कर दोगे, पर हम उसकी वैल्यू निल लिखेंगे। ये रूल है, समझना पड़ेगा। उसकी वैल्यू आप निल कर दोगे, उसके बाद आपका टोटल आ जाएगा, फिर माइनस कर देना अगर जब आप इस एसेट को बेच दोगे। ठीक है, सिंपल है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर 2020-21 ही हम कंसीडर कर रहे हैं। आपके पास ब्लॉक ऑफ एसेट में आपका एक ब्लॉक है जिसके अंदर 5 प्लांट्स हैं। ठीक है, उस पर 15% का डिप्रिसिएशन लगता है, तभी इसका ब्लॉक है। आपको ब्लॉक का मतलब तो समझ में आता है, मैंने यूनिट 9 में अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ एसेट है, उसमें 5 प्लांट्स है जिस पे डिप्रिसिएशन 15% लगता है। 10 लाख रुपीज़ की उसकी वैल्यू है। हमारे जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस टाइम पे उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए थी। ठीक है, अब हमने जो प्लांट खरीदा था साइंटिफिक रिसर्च के लिए उसको हम ऐड कर देंगे इस ब्लॉक में। क्या करेंगे, इस एग्जिस्टिंग ब्लॉक में हम अपने उस प्लांट को ऐड कर देंगे जो कि हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया था, पर उसकी वैल्यू निल लिखेंगे। हम उसकी वैल्यू निल क्यों लिख रहे हैं, हम उसकी वैल्यू निल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इस प्लांट का पूरा डिडक्शन ले चुके हैं, हम इस पे डेप्रीसिएशन नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निल लिख रहे हैं। ठीक है, अब आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट्स में टोटल एसेट्स कितनी हो गई, कितने प्लांट्स हो गए, 6 हो गए। पहले 5 थे, आपने एक ऐड कर दिया है तो 6 प्लांट्स हो गए। सब पे 15% डेप्रीसिएशन लगेगा, तो आपकी वैल्यू 10 लाख ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे तो निल ही है तो 10 लाख ही रहेगी ब्लॉक की वैल्यू। अब समझ लीजिए कि आपने बेच दी ये वाली एसेट जो आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदी थी, ये वाली जो एसेट जो आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदी थी उसको बेच दिया 3 लाख रुपए में। ठीक है, तो अब आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू कितनी रह गई, अब 5 प्लांट ही बचे हैं, क्योंकि आपने 6 प्लांट में से एक प्लांट तो बेच दिया, वही वाला जो आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदा था। प्लांट तो 5 ही बचे, अब आपकी वैल्यू कितनी रह गई, 7 लाख रुपए। ठीक है, अब आप डेप्रिसिएशन जो है 7 लाख रुपए पे चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से हम अगर एसेट का इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ हम किसी और पर्पस के लिए भी करते हैं तो हम उसे ब्लॉक ऑफ एसेट में इंक्लूड कर देते हैं और जैसे ही बेच देते हैं तो उसे माइनस कर देते हैं। अब ये केस था कि जिसमें आपकी जो एसेट है बिकी है 3 लाख रुपए की। समझ लीजिए यही एसेट अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा बिक जाती तो क्या होता। मैंने एक और एग्जांपल दिया है, फिर से बता रही हूँ, वही एग्जाम्पल है पर एक चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है। आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट 5 प्लांट की वैल्यू 10 लाख रुपए है, आपने वो वाला प्लांट ऐड कर दिया जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ख़रीदा था निल लिख के। अब आपके पास टोटल जो ब्लॉक में एसेट हैं वो 6 प्लांट हो गए हैं और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई है। अब समझ लीजिए कि आपने इस प्लांट को 15 लाख रुपए में बेच दिया। जो प्लांट आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया था वो 15 लाख रुपए में बिक गया, जो कि आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट से भी ज़्यादा है, जो आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट से भी ज़्यादा बन रहा है। तो इस केस में आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू, टोटल ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू निल रह जाएगी। बात समझ में आ रही है। पीछे वाला केस ये था कि सेल प्राइस तो 10 लाख रुपए से कम था, तब तो आपके पास ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू बच गई थी 5 प्लांट्स के लिए, पर इस केस में आपने 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा का एसेट बेच दिया है, 15 लाख रुपए का बेच दिया है, तो आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू निल रह गई है। इस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है 5 लाख का। 5 लाख का कैपिटल गेन कैसे हुआ, 10 लाख रुपए आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू थी, मतलब आपके पूरे ब्लॉक की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, उसमें से एक एसेट 15 लाख की बिक गई। ठीक है, तो आपका ब्लॉक तो बचा ही नहीं, पहली बात तो आपका ब्लॉक तो निल हो गया। ठीक है, पर ये जो डिफरेंस आया है 5 लाख का, आपको 5 लाख का गेन तो हुआ है ना, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया दोनों केसेस। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक रिसर्च या तो आप खुद कर सकते हैं या तो फिर आप किसी बाहर की एजेंसी को पैसा दे दो, वो आपके लिए साइंटिफिक रिसर्च कर देगा। उस केस में भी आपको डिडक्शन मिलती है।
अब देखते हैं कितनी कितनी डिडक्शन मिलती है। ठीक है, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे एसोसिएशन से करवाते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किए, मतलब जो केंद्र सरकार ने स्पेसिफाई कर रखे हैं, ऐसे संस्थाएं या ऐसे इंस्टीट्यूशंस, और आप उनसे अपनी साइंटिफिक रिसर्च करवाते हो, तो आपका जितना खर्चा हुआ है उसका 150% निकाल देना, उतनी डिडक्शन आपको मिलेगी। ठीक है। सेकेंड केस ये आता है कि अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट से रिसर्च करवाते, ऐसे इंस्टीट्यूशन से रिसर्च करवाते हो जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड रिसर्च करते हैं या फिर स्टैटिस्टिकल साइंस से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। मैंने क्या बोला, अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन से रिसर्च करवाते हो जो कि रिसर्च करते हैं सोशल साइंस से रिलेटेड या स्टैटिस्टिकल साइंस से रिलेटेड, तो इस केस में आपको 100% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर डिडक्शन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट केस आता है कि अगर आप पेमेंट करते हो किसी ऐसी कंपनी में जो कि साइंटिफिक रिसर्च करती है, मतलब किसी कंपनी का आप पेमेंट कर रहे हो और साइंटिफिक रिसर्च करती है वो आपके लिए, तो भी आपको 100% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आता है, अगर आप अपनी साइंटिफिक रिसर्च किसी नेशनल लेबॉर्ट्री या यूनिवर्सिटी या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब IIT या फिर स्पेसिफाइड पर्सन जो कि मतलब साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करता है और अंडर अ प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तो इस केस में आपको 150% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया दोनों टाइप का डिडक्शन। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च खुद करते हो तो कितना डिडक्शन मिलता है, और अगर आप किसी और से करवाते हो, बाहर की एजेंसी से करवाते हो, तो कितना डिडक्शन मिलता है, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। वेटेड डिडक्शन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सेक्शन 35 2AB, यहाँ पे आपको 150% डिडक्शन मिलती है आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर की। और ये वेटेड डिडक्शन किस बिजनेस को मिलती है वो देख लेते हैं। ये वेटेड डिडक्शन जो है उन बिजनेस को मिलती है जो कि उस बिज़नेस से जुड़ा हुआ बिज़नेस करते हैं, मतलब वो बिज़नेस करते हैं जिसके बारे में 11th शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स में जिक्र किया गया है। मतलब अगर आप ऐसा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेस करते हैं जिसके बारे में 11th शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बताया गया है, तो आपको वेटेड डिडक्शन मिलती है जो कि 150% होती है। उसके लिए आपको इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, आप बाहर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करवा सकते हो। ठीक है, अब डिडक्शन किस किस पे मिलती है वो देख लेते हैं। जो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया है, पर यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दीजिएगा, मतलब जो आपने लैंड और बिल्डिंग खरीदी होगी, एक्वायर करी होगी, उसको छोड़ दो। बाकी जो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड किए हैं साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए इन हाउस का ध्यान रखना, आप बाहर से नहीं करवा रहे हो साइंटिफिक रिसर्च, खुद साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, तब आप इस पर डिडक्शन ले सकते हो। तीसरी कंडीशन ये है कि अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है, ऑडिट करवाना ज़रूरी है। ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन करना और CA से ऑडिट करवाना ज़रूरी है अगर आपको ये डिडक्शन चाहिए तो। फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर आपने कोई भी खर्चा 31 मार्च 2020 के बाद किया है तो वो इस सेक्शन में नहीं माना जाएगा। जो भी खर्चा आपने 31 मार्च 2020 के अंतर्गत किया है वो खर्चा इसके सेक्शन के अंतर्गत मतलब 35 2AB के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये स्पेसिफिक डिडक्शंस के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे हम इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।